ये जो हराम का पैसा है, ये एक अल्लाह की लानत है। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 30-40 साल से जानता हूं। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। अपनी जिंदगी में देखा है इनके ऊपर कि इनकी क्या हालत बनी। कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, सब के चोरी का पैसा बचाने के लिए। फिर बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर ये पूरी APDM कैंपेन कर रही है। कोरोना में लोग मर रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हर रोज अमवात बढ़ती जा रही हैं, प्रेशर पड़ता जा रहा है अस्पतालों में, और वो जलसे कर रहे हैं। इसलिए क्यों कर रहे हैं? चोरी बचाने के लिए। और अगर आपने स्ट्रेस देखना था तो कल एक हार्ड टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार, पाकिस्तान के वो पुराने वो जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी शक्ल देख लेते। उस प्रोग्राम में उसकी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर वो नहीं भी उसको हार्ट, उसने कह रहा था कि मेरा कोई हार्ट का मसला, अगर वो नहीं भी है तो उससे हो जाना था। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब भी आज के पैनल का हिस्सा हैं, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शरीफ खानदान की मुश्किलात की। तो वो आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया है और 2 ज़ामनों को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए। इसहाक डार के BBC से इंटरव्यू की बात करें तो एंकर्स के सख्त और ताबड़तोड़ सवालात पर साबिक वजीर खजाना को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। ठोस जवाब देने की बजाय वो इदारों पर तनकीद और इंसानी हुकूक की पामारियों के इल्जामात लगाकर मुख्तलिफ किस्म की तावीलें पेश करते रहे हैं। वजीर आज़म और वफाकी वज़रा समेत हुकूमती रहनुमाओं ने भी इसहाक डार के इंटरव्यू को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भी आज गिलगित बल्तिस्तान काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब किया और अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर किसी ने स्ट्रेस देखना है तो इसहाक डार का इंटरव्यू देख लें। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज करी हूँ। सवाल यह है, इसहाक डार के इंटरव्यू के बाद लीगी क़यादत पर उठने वाले सवालात की आपके ख्याल में वजह क्या? इंटरव्यू जाहिर है कल हुआ और हार्ड टॉक में इसी तरह के सवाल होते हैं और जाहिर है उनका जवाब देना पड़ता है और फिर वो उनका कोई स्टाइल ऐसा है कि वो जाहिर है जब तक एक सवाल का जवाब ना मिल जाए वो आगे नहीं बढ़ते। हम तो पास कह देते हैं कि कोई बात नहीं, चलें, नहीं जवाब आया तो खैर है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मंसूर ने जब प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू किया था तो उसमें कुछ सवालों के उन्होंने जवाब नहीं दिए। उन्होंने कहा जी हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता और वो निकल गए। अब इसहाक डार साहब के इंटरव्यू पे शोर तो बहुत कल से वावेला मचा हुआ है कि पता नहीं उसमें क्या हो गया। मुझे कुछ ख़ास उसमें चीज़ें इस तरह की नहीं नज़र आईं। जायदाद के हवाले से एक सवाल था, वो मरीम ने भी एक दफ़ा कहा था, मरीम नवाज साहबा ने, कि जी हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, लेकिन उसका क्या हुआ, ख़त्म हो गई बात। जनरल ज़िया का जो हवाला दिया वो उसने एंकर ने, वो भी सबको पता है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से यही रहा है कि नवाज शरीफ साहब जब तक इक़्तिदार में रहते हैं इदारों के साथ मामलात वो कहते हैं ठीक है, सारी चीज़ें मान भी रहे होते हैं। उस वक्त ज़ाहिर है कहीं ना कहीं इख्तलाफ तो होता है, हर प्राइम मिनिस्टर का होता होगा। उसके बाद जैसे ही इक़्तिदार से बाहर आते हैं फिर उनको नज़र आता है कि नहीं ये इदारे बहुत। फिर एक और चीज़ जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से रही है सारे एपिसोड में कि वो यकीनन डार्लिंग रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते चलते वो यहाँ तक पहुँचे थे। तो जब उन्होंने डार्लिंग किसी और को बना लिया तो उसके बाद ज़ाहिर है आपको फिर वो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो PTI की हिमायत में उसमें जा सकती है कि वो जो EU के ऑब्जर्वर्स का हवाला दे के एंकर ने कहा कि ये देखें इन्होंने कहा कि ये इलेक्शंस ठीक थे, क्रेडिबल थे। तो उसके बाद जाहिर है बाकी फिर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाकी चीज़ों का हवाला देंगे तो लंदन का तो बैठा हुआ वो नहीं मानेगा आपकी ये बात। यहाँ तो चलें हम मान जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हैं। अब तो ये चीजें, अब इसमें कल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया था इस इंटरव्यू के बाद वो फवाद चौधरी ने उठाया था कि हाँ इसका असर अगर लंदन में होता है, अब UK की गवर्नमेंट पे होता है, वो ये सोचते हैं कि ये लोग यहाँ इनको नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से वो बनाया जा रहा है ना, उस इंटरव्यू की हाइप बनाई जा रही है
कि जी वो बहुत सी चीजें आश्कार हो गई, उनके पास जवाब नहीं था। वो अगर इस पे को अमल दरामद करते हैं तो फिर तो मैं समझूंगा कि वाकई बहुत हो गया, जिसका चांस नहीं है फिर आपकी कामयाबी हो सकती है। वरना एक ये इंटरव्यू था, ये चंद दिन की बात है, उसके बाद लोग भूल भाल जाएंगे। जी आमिर साहब, जो अयाज साहब कह रहे थे ना कि इंटरव्यू की वजह से वो मसला हो जाए, तो इसका दूसरा पहलू ये है कि इस इंटरव्यू की वजह से ही उनका जो पॉलिटिकल असाइलम है इसहाक डार साहब का, वो क्लियर हो जाएगा कि जो उन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बताई। आपको साबित ही करना होता है ना किसी चीज़ के लिए, अगर आप कहीं पे कोई अपने लिए फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो हार्ट टाक में जो कुछ हुआ, या तो इसहाक डार को ओपन कर दें पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी, क्योंकि सेलेक्टिव पीसेस चलवाना वो भी गलत बात है। पूरा इंटरव्यू हो, उसके सवाल जवाब हर चीज़ आने चाहिए। ये नहीं है कि आप उसमें से 3-4 इक़्तिबास उठा के, अब सोशल मीडिया पे उसके जवाब में बहुत सारी इसहाक डार की चीज़ें चल रही हैं। अब जिस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ से बड़ा तो इसहाक डार है कि इनके पास इतने अरसे के बाद कोई चीज़ बात करने के लिए आ गई कि जी वो देख लें वो परेशान है। भाई वो कमज़ोर था तो वो तो शाहिद खकान अब्बासी के वज़ीर आज़म होते हुए तभी तो चला गया था यहाँ से, बतौर वज़ीर ख़जाना ही चले गए थे ना इसहाक डार। वो कोई बाद में तो नहीं गए, वो तो सबसे पहले चले गए थे, क्योंकि उन्होंने पिछली दफ़ा भी, क्योंकि मेरी उनसे उस पे बात हुई थी जो उन्होंने वो बाबर अवान भी एक दौर में बहुत बांटा करते थे पीपल्स पार्टी के दौर में इसहाक डार का, कि जी उसने ये बयान दिया। वो कहते हैं कि मैंने मियाँ साहब की कॉन्सेंट से कि भाई मार नहीं खानी, आराम से लिखो चुप करके, और जब अदालत में जाओगे तो बता देना कि ये मैंने किस हालात में मुझसे लिखवाया गया। तो वो अदालत ने उसको नहीं दी, कोई वक़्त नहीं दी। और ये किसी के लिए भी होता है कि जब आप किसी के पास अंडर प्रेशर हैं, अंडर ट्रायल है, रिमांड है, वहां पे आपसे बात हो रही है, आपको जाके कन्फेस अगर करना है तो वो अदालत में करना है कि हाँ ये मेरा बयान ठीक है या नहीं है। ये इसलिए वो बातें खत्म हो गई थी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। अब जो फैसला हमारे यहाँ मसला ये है, चाहे वो कोई पार्टी हो, जिसके हक में हो जाए वो ठीक है। जस्टिस फायद ईसा के ऊपर तनकीद होती है कि जी उन्होंने हुदैबिया पेपर को खत्म कर दिया था, लिहाजा वो बात हो गई जी कि जी उसके ऊपर देख लें। अब जो मंसूर अली खान के इंटरव्यू में ही बहुत आराम से इमरान खान साहब ने कह दिया, लेकिन हमारे यहाँ उस पर तो नहीं ना बहस हुई। हमारे यहाँ दूसरा काम चलता है कि इसहाक डार का लंदन में BBC पे चलता है, तो यहाँ पे इमरान खान साहब के भी पीसेस चल जाएं कि जी आप जवाब क्यों नहीं देते, कि हर बात का जवाब नहीं होता। तो सियासतदानों का इसी तरह ही होता है एहतसाब, और होता रहेगा। जी अमजद शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट दी थी पहली, जिसका अभी आमिर साहब जिक्र कर रहे थे, वो स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने वॉलंटरीली दी थी, क्योंकि मियां साहब उनको छोड़ के भाग गए थे सऊदी अरेबिया। और मैंने ये जिसने इंटरोगेट किया उस जमाने में, वो कहते थे कि ये रोए हैं कि जनाब हमें छोड़ के तो खुद भाग गए हैं, अब मैं सब कुछ बताऊंगा। और जाके मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट सवाल पूछता है, जब आप उसको, मेरा ख्याल आर्टिकल 16 है जिसके तहत वो बयान रिकॉर्ड कराना होता है वॉलंटरीली, तो मजिस्ट्रेट उसको सवाल पूछता है कि आप बताइए कि आप अपनी मर्जी से बता रहे हैं, और साथ वो ये भी कहता है कि सोच लें क्योंकि यही चीज आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। वो कहते हैं जी बिल्कुल ये करें। तो वो बयान जो इस तरह लिया जाता है वो कभी भी उसको नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बासूरत अदालतें हमेशा इनके रेस्क्यू के लिए आती नहीं हैं, तो वो हुआ। लेकिन वो बयान अगर आप सामने रख लें तो किसी किस्म के शवाहिद की जरूरत नहीं रहती। आप उसको बयान ना माने, उसको एक तहकीकाती रिपोर्ट ले लें, क्योंकि उसमें तो चेक नंबर तक दिए हुए, और वो नैब पकड़ ले और उसको शुरू हो जाए उसी के ऊपर काम करके नैब प्रोड्यूस कर दे वो सारा कुछ, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुदैबिया केस में कोई बच जाए। हुदैबिया केस डबल मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और वो दुनिया में कहीं किसी भी अदालत में होता। फ्रॉड के केस कभी टाइम बार नहीं होते। सरकार का, हुकूमत का पैसा होता उसमें इन्वॉल्व, और फ्रॉड टाइम बार नहीं होता। वो जब भी कोई पकड़ा जाता है फ्रॉड पे ट्रायल हो जाता है, लेकिन वो टाइम बार डिक्लेयर किया गया यहाँ पे। सो जो जी चाहे यहाँ पे, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि करप्ट माफिया रियासत से ज्यादा मजबूत है, अदारे सारे उसके हाथ में होते हैं क्योंकि पैसा उसके पास है। लिहाजा यहाँ पे नैब से काम लेना या FIA या FBR वगैरह, ये सब उस जगह पे आके सब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि करप्ट माफिया जो है वो ज्यादा मजबूत है। अब इन हालात में जो इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं, मैं उसमें 2-3 बातें सिर्फ कर दूं। पहली बात उन्होंने कही जो वो इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन का यूरोपियन यूनियन ने कहा, और यहाँ पे अगले दिन फाफिन के सरवर बारी साहब उन्होंने कहा जी
कि हमने जो पिछले 3 इलेक्शन मॉनिटर किए हैं उनमें सबसे बेहतर इलेक्शन ये था। अब आप इमेजिन करें कि जो यहाँ पे रोज नारा लगाते हैं और वहां सागदार साहब ने भी कहा कि ये तो साबित हो चुका है कि ये इलेक्शन रिग्ड था, तो जनाब आप एक भी तो आप लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दी, ना कोई सबूत लेके आए। तो वो भी चीज मैं समझता हूं कि उनके मुंह पे मारी गई और कोई जवाब नहीं था, वो दाएं बाएं की मारते रहे, कभी एमनेस्टी इंटरनेशनल, कभी किसी और चीज का। इसी तरह जायदादों का, खुद इनके बेटे का एक इंटरव्यू मैंने खुद देखा हुआ है। वो टावर जो इनकी मलकियत थी, वो उस टावर में खड़े होकर उसने इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू देने वाले को अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बताता है कि जी इस तरह हम मैनेज करते हैं यहाँ पे। वो टावर का जिक्र ही नहीं आया कहीं, दुबई में टावर था जी। अब वो उसके बारे में कहा जाता है कि जी वो किसी इंडियन के साथ मिलके और उसका कोई जगदीश नाम का आदमी है कोई, वो अगर कोई तहकीकात करेगा तो वो चीज भी निकल आएगी सामने, लेकिन सजा नहीं है। खुद ये खतरा था नवाज शरीफ साहब को कि ये आदमी कमजोर है, इसको थोड़ा सा भी किसी ने बिठा के पूछगिछ की तो ये सब उगल देगा, लिहाजा इसको रात को शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बिठा के इसको भगाया गया यहाँ से। तो हमें करेक्ट पर्सपेक्टिव में चीजें देखनी चाहिए। हमें अगर इमरान खान अच्छा नहीं है तो ठीक है, नहीं अच्छा जाए, लेकिन ये भी अच्छे नहीं थे। जो इन्होंने किया था हमारे साथ वो उससे ज्यादा बुरा है। तो अल्लाह करे कि कोई अच्छे लीडर आए। ठीक जी, हाफिज तारिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मैंने तो वो इंटरव्यू देखा है और जो उसका समझ आई है, मैं तो तमाम मुखय्यर हजरात से अपील करना चाहता हूँ कि वो एक तो इसाक डार साहब के लिए कोई घर का बंदोबस्त करें, नहीं तो कम से कम एक खैमा वैमा लेके उन्हें दे दें, ताकि वो बेचारे इतने गरीब हैं, उनके पास एक घर था वो हुकूमत ने छीन लिया और वो उनके पास कहीं तो घर नहीं है। कौम के साथ मजाक करते हैं और कौम को ये समझते हैं, लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं कि जी ये लोग जो है ये तो कोई अक्ल नहीं रखते हैं और क्या उससे क्या पकड़ना है या क्या छोड़ना है। इसाक डार साहब का उनका चेहरा, उनकी गुफ्तगू, उनके सारा कुछ वाज़ेह है कौम के सामने। क्या यहाँ बैठा कोई शख्स भी जो है वो इसाक डार साहब की किसी एक बात को सच मानने को तैयार है? और फिर जब यही फौज, यही इदारे आपके साथ हों तो ये बहुत अच्छे हैं, और अगर ये आपको कहें चाहिए अदालत में जाके अपने मामलात को क्लियर कीजिए, नैब में जाके हम मुदाखलत नहीं करेंगे, तो ये बहुत बुरे हैं। तो ये सारा कुछ अब कौम के सामने है, लोगों के सामने है, लोग खुद फैसला कर रहे हैं और लोगों ने किया है गिलगित बल्तिस्तान में फैसला। अब ये तो कह रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई और बड़ा इनका शोर था, तो इन्होंने क्यों हलफ उठाए हैं वहां पर? इसी तरह यहाँ भी हलफ उठा के कौमी असेंबली में बैठे हैं। तो इसाक डार साहब की अपनी गुफ्तगू ही बताती है कि माशाल्लाह वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मुझे तो कल रात से उनसे बड़ी हमदर्दी हो गई है और मैं तो ये पाकिस्तान के और दुनिया भर में मुखय्यर हजरात से कहना चाहता हूँ कि उनके लिए कोई घर के लिए नहीं तो कम से कम कुछ टेंट का ही बंदोबस्त कर दे। सर्दियां भी हैं लंदन में, वो बेचारे कहाँ रहेंगे, इतना गरीब आदमी है। तो ये इस तरफ तवज्जो करें। ठीक, फैसल साहब। एक तो मैं आपके जो सवाल है उससे पहले आपने जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की बताई कि वो उन्होंने कहा कि इसाक डार साहब का जो स्ट्रेस था वो देखने से ताल्लुक़ रखता था, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को मशवरा दूंगा वो इसाक डार का स्ट्रेस चेक करने के बजाय वो इस वक्त कौम का स्ट्रेस चेक करें, जो उनकी पॉलिसियों की वजह से जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इमरान खान जो है उनको चाहिए कि वो अब नवाज शरीफ के ख़ानदान से और आसिफ दारी के ख़ानदान से बाहर निकले। ये उनके शायाने शाह बात नहीं थी कि वो इसाक डार के इंटरव्यू पे जो है इतनी लंबी जो है वो तकरीर कर दें। आप जो बुनियादी मसाइल है उस पर तवज्जो दें। अच्छा, आप इसाक डार साहब के इंटरव्यू के ऊपर आ जाए। इसाक डार का कल का जो इंटरव्यू था वो ऐसा लगता था कि कोई भारत का जो है साबिक वजीर खजाना जो है वो इंटरव्यू दे रहा है, पाकिस्तान के बारे में बता रहा है कि यहाँ ये इंसानी हकूक की जो है खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। खुदा की पनाह आप ये देखें कि इसाक डार साहब जब पाकिस्तान से गए उस वक्त कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत थोड़ी थी, उस वक्त तो जो है वो इनकी अपनी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। तो उस वक्त कौन सी इंसानी हकूक की जो है खिलाफवर्जियाँ हो रही थी? आपकी अपनी हुकूमत में भी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियाँ हो रही थी। अच्छा, फिर इन्होंने सारा इल्ज़ाम जो है वो नैब अदालतों पर डाल दिया। नवाज शरीफ साहब को तो सजा जो है नैब अदालत से तो नहीं मिली,
सुप्रीम कोर्ट से मिली है। और फिर ये जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बात कर रहे हैं, तो ये अगर खिलाफ वर्जियां हो रही हैं तो नवाज शरीफ खानदान और पाकिस्तान में जैसे लोगों के लिए हो रही है, इनके लिए अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं। क्या इसाक डार साहब पूरी दुनिया से कोई ऐसी मिसाल ला के बता सकते हैं जिस तरह नवाज शरीफ साहब को एक जेल से निकाल के इलाज के नाम पे पाकिस्तान से भेजा गया, तो ये क्या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं थी? तो इसाक डार साहब ऐसी कोई कहीं और से मिसाल लाकर बता सकते हैं। और फिर जो आमिर साहब ने बात की है अभी कि बयान हल्फी जो है वो एक आम प्रैक्टिस होती है, लोग इस तरह दबाव में आके बयान दे देते हैं और अदालत में जाके जो है उससे मुनर्रिफ हो जाते हैं। मैं बहुत ही एहतराम के साथ आमिर भाई से कहूंगा, आमिर भाई ये जो आदि मुजरिम होते हैं ना, ये उनकी प्रैक्टिस होती है। जो लोग ये दावेदार होते हैं ना हम किस कौम के लीडर और रहबर हैं, ये उनकी प्रैक्टिस नहीं होती कि वहां आपने जो है बयान दे दिया और अदालत में जाके बोल दिया कि हम जो है वो मुझ में दबाव डाल के जो है वो बयान लिया गया था। बहरहाल कल का जो इसाक डार का इंटरव्यू था, वो जो इंटरव्यू लेने वाले साहब थे उनकी भी जो है वो मालूमात की जो है वो या तो उनके पास टाइम कम था या उनको भी जो है वो बहुत में कमी लगी। जिस तरह इसाक डार साहब ने जो बात की है कि उनकी सिर्फ जो है वो एक प्रॉपर्टी है, जबकि खुद जो है वो किस तरह के एतराफात खुद कर चुके हैं कि वो जब उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का इशू हुआ था उन्होंने कहा कि दुबई के किसी शेख ने जो है उनको बतौर कंसल्टेंट रखा हुआ था और पैसे जो है उनको देता था। तो बहरहाल ये इस मुल्क का अलमिया है कि जो जिस पे आप जरा सा भी कोई बुराई वक्त आता है तो वो पाकिस्तान को जो है बाहर जाता है, पाकिस्तान को गालियां देना शुरू कर देता है। ये काम जो है उस पर मुस्लिम लीग की आला क़यादत कर रही है। ठीक हो गया जी इलियास साहब जी। सबसे पहले तो है इसाक डार साहब जब मुल्क में अभी उनकी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो पहले ही चले गए थे मुल्क से बाहर और जाके उनको पता था कि क्या होना है, किस तरह होना है, तो वो इस बारे में उनको जो उनकी पेशन गोई थी ठीक थी, वो बाहर चले गए। अब जो कल जो सवाल करने आए इंटरव्यू में, वो देखें वो अपने आप को बचाते रहे, अपनी वजाहतें करते रहे कि बचाने की, अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश करते रहे कि उन पर जुल्म हो रहा है। तो ये जो सूरत हाल है उनको चाहिए था अगर ये मजलूम हैं तो इधर आके अदालतों में फेस करते, आके अदालतों में बताते जो सूरत हाल है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर रहे और हर गवर्नमेंट में नून लीग की वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनको बेहतर ज़्यादा पता है। अब जो सूरत हाल है मनी लॉन्ड्रिंग की, अब जो भी थे शवाहिद मिल गए हैं, FIA को, FBR को और नैब को जो मिल गए, जो अब उन सबको पेश कर दिया गया है, अदालतों में केस चल रहा है। जैसे भी उनके साथ सारे आ रहे हैं उनकी जो कंपनियां हुदैबिया लजीजिया में, देखें अब आपके सामने है सारी। अब इनके पास जो केस पहले थे वो नैब की जानिब से इतने शवाहिद नहीं पेश किए जा सके थे, लेकिन अब जो हैं वो पेश किए। अब इनको चाहिए फेस करना चाहिए। इसाक डार साहब जाके बैठ के बाहर इंटरव्यू देंगे इस तरह, तो उधर वो लोकल जो जर्नलिस्ट हैं उनको तो वो आके गुस्सा दिखा देते हैं। इनके इंटरव्यू करते होंगे तो अक्सर ये लड़ पड़ते हैं, तो उधर लड़े नहीं है, उधर वो वजाहतें करते रहे, अपने एक्सप्रेशन शो करते रहे। तो वो उधर बजाय उधर रहने के उधर पाकिस्तान आए, आके अगर उनकी तबीयत ठीक हो गई है तो आए अदालतों में आके फेस करें और बताएं। पहले भी ये वादा माफ गवा बन के चले गए थे, लेकिन अब तो आए आके देखें जो केस हैं, जिस तरह जो है पैसा जिस तरह कमाया है, जो इनके शवाहिद मिले हैं, तो आके शरीफ खानदान को भी डिफेंड करें, खुद भी डिफेंड करें जो अपने केसेस हैं, ताकि लोगों को पता चले। अब कारकुनों को जो जवाब तो नहीं देना, कारकुनों को जो बताएंगे वो कारकुनों ने वही आगे कहना है कि जी हम तो बेगुनाह हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इंटरव्यू तो हो गया, डार साहब को पता करना चाहिए मशवरा किसने दिया, बस उनको बस सोशल मीडिया पे भी यही बहस है। डार साहब तो अपनी वजाहतें पेश करते रहे। बिल्कुल जी, ठीक हो गया। इसाक डार के इंटरव्यू की लीगी क़यादत पर उठने वाले सवालात की वजह क्या, राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल होगा, अदालती अहकामात के बावजूद PDM को जलसों की इजाजत देना दुरुस्त है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जलसा इंशाल्लाह ताला 13 दिसंबर को होगा, 1 बजे होगा इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान पे। ये इजाज़त दें, ये इजाज़त ना दें, पाकिस्तान बदकिस्मती से बहुत गंभीर मसाइल का शिकार है। यही वजह है कि कोरोना जैसी मोहलक वबा के बावजूद हज़ारों लोग घरों से निकल रहे हैं। अपनी जान हर एक को प्यारी है कि 13 दिसंबर को कोई तसादम या हादसा होता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे होगी। कठपुतली हुकूमत के खिलाफ जो है वो रेफरेंडम होगा। नाज़रीन, कोरोना वबा दिन ब दिन मोहलक होती जा रही है। मुल्क भर में एक रोज़ में रिकॉर्ड 75 अमवात सामने आई हैं। गवर्नमेंट ने कोरोना से बचाव और SOPs पर अमल दरामद के लिए 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक कोरोना आगही हफ्ता मनाने का ऐलान भी किया है।
कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद पीडीएम की तहरीक जोरों शोर से जारी और 13 दिसंबर को लाहौर में हर सूरत जलसा करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। कोरोना एसओपीज पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद गवर्नमेंट ने पीडीएम को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त भी दे दी है और आज लाहौर हाईकोर्ट में लाहौर का जलसा रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया कि पीडीएम के इज्तिमा कोरोना फैलाव का सबब बन रहे हैं, इसलिए उन्हें लाहौर में जलसा करने से रोका जाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, एनसीओसी और पीडीएम क़यादत को फरीक बनाया गया है। अमजद शेख साहब, मैं आपसे आगाज करी हूँ। सवाल ये है कि अदालती अहकामात के बावजूद पीडीएम के जलसों को इजाजत देना दुरुस्त है? देखिए, बात यह है कि हुकूमत को इजाजत भी नहीं देनी चाहिए और जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। इजाजत ना देने का मतलब यह है कि आपने पूरे मुल्क के लिए एक पॉलिसी रखी और लोगों को कहा कि 300 से ज्यादा अफराद का मजमा नहीं हो सकता, तो वो तो इन पे भी एप्लीकेबल है और आम आदमी पे भी एप्लीकेबल है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखा जाए कि जिस तरह मुल्तान में इन्होंने किया मार धाड़, मिसाल के तौर पे अगर वहां पे वो सारे लोग इनको दे देते, वो कहते जी हम गिरफ्तारी दे रहे हैं 50,000, तो उनको जेलों में डाल देते ही। सो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करनी नहीं चाहिए, वो ना आप कंट्रोल कर सकेंगे बाद में जी। और ना ही उससे लोग रुकते हैं, तो उन पे छोड़े। उसके बाद ये है कि बिल्कुल आप जब बीमारी बढ़ती है कुछ है तो आप इनकी ये आप कह सकते हैं, अदालत में भी आप गए हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं कि जनाब इनकी बेहतियाती खुदगर्जी की वजह से ये लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं, तो ये लोग जिम्मेदार हैं। सो वो एक अवाम की तरफ आप जाएं और अवाम को छोड़ें, तो मेरा ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर उनको जलसा करने में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, लेकिन इजाजतनामा ऑफिशियली नहीं देना चाहिए। ठीक जी। हाफिज ताहिर साहब। हेलो जी जी, हाफिज ताहिर साहब आप सुन पा रहे हैं? मैं तो कितनी देर से बोल रहा हूँ यार कि भाई कॉल दें। जी आमिर साहब। फैसल हुसैन साहब। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत का इजाज़त ना देने का जो फैसला है वो उसके पीछे कोरोना का कोई खौफ नहीं है, कोरोना की कोई वबा नहीं है। वो तो बिला वजह में एक अपोजिशन का उन्होंने जो है अपने ऊपर एक हवा खड़ा चल दिया है। इनको बिल्कुल जो है जलसा करने की इजाज़त देनी चाहिए, बल्कि जो एक जलसे के लिए हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा सकते हैं, जो फैसिलिटेट किया जा सकता है, वो भी जो है इनको करना चाहिए। इसकी कोई जलसा कोरोना की बुनियाद पे एक जलसा रोकने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो मैं साइंस की बात करूंगा तो याद भाई हमारे बोलेंगे फिर साइंस आ गई बीच में, तो क्योंकि अब तो वैसे एक तय हो चुका है कि ये कोरोना कहाँ पे लगता है और किसको लगता है और कैसे लगता है। तो जलसों से और जुलूसों से तो कोरोना वरोना कुछ नहीं फैल रहा, तो इसकी कोई टेंशन वेंशन लेने की जो है जरूरत नहीं है। हुकूमत को चाहिए इजाजत दे, वरना जिस तरह हुकूमत की जो है वो मुल्तान में बेइज्जती हुई है उसी तरह की बेइज्जती इनकी दोबारा लाहौर में होगी। अब एक अलग बात है कि हुकूमत को इस चीज का एहसास हो या ना हो। ठीक जी। आया सर। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये जो बात हो रही होती है ना कि बहुत ज़ाहिर जो फैसल बात कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही किसी की भी, जो खुला इज्तिमा है उसमें नहीं कोरोना फैलता, लेकिन उससे पहले के भी कुछ मराहल होते हैं। जब आप जलसा करने जा रहे होते हैं तो एक वैन में भर के आप लोगों को लाएंगे, एक बस में भर के लोग आ रहे होंगे, गाड़ियों में बैठ के इकट्ठे आ रहे होंगे, तो जाहिर है कोरोना तो फैलेगा और फैलने की वजह भी है। इजाजत ना दे के मुल्तान में और फिर उसके बाद इजाजत दे के तो तमाशा बनवा लिया हुकूमत ने, तो उसका तो फायदा नहीं हुआ। सही। बेहतर, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इनको बिल्कुल नहीं, कोई जलसा नहीं रोकना चाहिए था। ये लोगों पे छोड़ दें, लोगों को बताएं कि ये वो लोग हैं जिन्हें आपका दर्द नहीं है, आपको सिर्फ ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंधन आप हैं इनका हुकूमत को गिराने के लिए, क्योंकि ये इक़्तिदार में आना चाहते हैं जी। लेकिन आपकी चूंकि क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट के अपने जहनों में, तो कोई मशवरा कुछ दे रहा होता है, कोई कुछ दे रहा होता है। एक तर्जुमान कहता है जी कि वो तोसीन ही होगी वो उसमें उनके पैरोल में, और उसके बाद एक दिन की तोसी हो जाती है। ठीक। बेसिकली कोऑर्डिनेशन की कमी है या कोई अकल ही नहीं है इनमें, मेरी समझ से तो बाहर क्या करते हैं। इलियास साहब। लेकिन जी सूरत हाल है, जलसा रोकना नहीं चाहिए, ऐसा मार धाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए लोगों को शऊर दे। इस वक्त देखें जो तमाम हॉस्पिटल हैं लाहौर के बड़े, उनमें तमाम इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई और सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स को चेक किया जाता है। तो अभी जो सूरत हाल है लाहौर में 400-500 पेशेंट्स रोज़ आ रहे हैं, तो इस सूरत हाल की वजह से अगर ये लाहौर में
13 से पहले जो जलसे, जो छोटे जलसे शुरू होने लगे, जैसे शैलर चौक में स्टार्ट होने लगा, अब लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर मुस्लिम लीग नून के जलसे होंगे, उसमें वार्म अप करने के लिए, कारकुनों को करने के लिए, ये तमाम जो सूरत हाल है, अगर इससे कोरोना अगर फैलता है और फैल भी रहा है क्योंकि लोगों के सोशल डिस्टेंस कम होने की वजह से, इस तरह आपस में मेल मिलाप की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन पहले हुआ था तो कुछ कंट्रोल हुआ था, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसी तरह जो हॉस्पिटलों में रश बढ़ रहा है, तो मजीद आने वाले दिनों में देखिएगा, और अगर कोरोना बढ़ता है तो इसमें गवर्नमेंट भी ऑपोजिशन भी दोनों जिम्मेदार होंगे। जी हाफिज ताहिर साहब, ये अदालती अहकाम के बावजूद पीडीएम को जलसों की इजाजत देना आपके ख्याल में दुरुस्त है? जी हाफिज ताहिर की आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी। बात यह है कि रियासत की रिट या तो तस्लीम की जाए, वो अपोजिशन तस्लीम करने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं नहीं दूसरा रास्ता है तसादुम हो, तो लिहाजा तसादुम भी नहीं चाहेंगे कि कोई खुदा न खास्ता किसी को नुकसान पहुंच जाए और कोई पुलिस वाला जो है जख्मी हो जाए या कोई अवाम में से जख्मी हो। तो अवाम को ये बहुत अच्छी खान साहब ने बात कही है कि बिल्कुल करें जी, जल्द से लोगों को आप बता दें कि भाई इसके ये नुकसान है आपकी सेहत के लिए, आपके लिए ये वबा तेजी से फैल रही है, अस्पतालों में जगह नहीं है। मैं तो इसलिए रोता हूँ कि मैं खुद इससे गुजरा हूँ, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि खुदा के लिए बचो इससे। अगर आप एक बार इसका शिकार हो गए, पता नहीं कितना अरसा आप इसके असरात से नहीं निकल सकते। लेकिन अगर नई लीडरशिप मानने को तैयार और जिद पर है, और ये सब के लिए है, मैं फिर ये बात कह दूं कि मैं अपोजिशन से भी यही कहता हूँ, मैं हुकूमत से भी, मजहबी जमातों से भी, कि खुदारा महीने बाद, डेढ़ बाद दोबारा जलसे हो जाएंगे, ये लोग नहीं होंगे, इन्हीं लोगों के ऊपर हमने सियासत करनी है ना, इन्हीं पे आपने हाकमियत करनी है, इन्हीं पे आपने सरबराही करनी है। तो अगर अस्पतालों में भी जगह नहीं है और आपके यहाँ निजाम भी नहीं है, तो फिर एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये सबको समझना चाहिए। और अगर हमारी जिद्दों की वजह से कोई नुकसान हो जाए, कोई फौत हो जाए, कोई इस मर्ज का शिकार हो जाए, तो हम अल्लाह के यहाँ भी जवाब दें, लोगों के यहाँ भी, और ये हम सबको सोचना चाहिए। जी आमिर साहब देखें, अदालती अहकामात तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अभी बाकी किसी हाई कोर्ट ने दिए तो वो तो इस्लामाबाद के लिए हैं, और सियासी मामलात में अदालतों को आना भी नहीं चाहिए। और लेकिन फिर एक दरखास्त इजाज़त भी दे दी है कि आप कर लें, कानून भी कार्रवाई करेगा, और एक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी दे दी है। अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट इसके अंदर कब वो एप्लीकेशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। सियासी मैदान पे तो देखें ना, जब धरना था तो शलवारें तक लटकती रही सुप्रीम कोर्ट पे धुल के वहाँ पे, और किसी ने नोटिस नहीं लिया था कि ठीक है ये काम भी हो रहा है। तो अभी सारे मेयारात देखे जाएंगे कि ये है। दूसरी बात, हम कोरोना पे बहुत रो चुके, समझा चुके, बताते हैं, लेकिन अयाज साहब के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए कि क्या बसें और ट्रेनें बंद हो गई हैं, क्या शादी हालों में लोग इकट्ठे नहीं होते, क्या होटलों में नहीं होते, वो जलसों में जो लोग आएंगे वो उन्हीं बसों में आएंगे जो रूटीन में सारी मोटरवेज पे चल रही हैं, सारी हाईवेज पे चल रही हैं, वो सभी वही लोग वैसे ही आएंगे जैसे बाकी आते हैं। तो असल बात है लोगों के समझने की, उसको समझाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब सियासत कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ हो, कोई ऐसा पैमाना नहीं बना रहे कि आम आदमी को समझाने के लिए रोक सकें कि भाई ये कोरोना का नुकसान क्या। अगर अल्लामा साहब कह रहे हैं कि मैं ज़ाती तौर पे इससे हुआ हूँ, कल हमारे पास आमिर लियाकत हुसैन साहब बैठे हुए थे, बहुत सारे हमारे घरों में से लोग शहीद हो चुके हुए हैं इस कोरोना की वजह से। ठीक है, ये है एक आफत, वबा है, जिसके लिए इस्लामी तौर पे बाकायदा बताया गया, खाना काबा इस सेंस में रोक दिया गया कि भाई पहले उसकी क्लियरेंस होगी, फिर उम्रा कितने महीनों बाद शुरू हुआ। इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है? मस्जिद नबवी के ऊपर रोका गया, लेकिन हम लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हम सब का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हम बात जो मर्जी कह लें। असल बात यह है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ का डायलॉग होना चाहिए, बैठना चाहिए, फिर ही ये चीजें रुकेंगी, वरना ठीक है। और दूसरी एनसीओसी को मैं बार बार एक एनसीओसी के बारे में मैं कई दफा कह चुका, कहीं पे वो रैंडम सैंपलिंग शो करें, उन्होंने किस जलसे की उसके बाद उन लोगों के पीछे गए और कितना ट्रैक रिकॉर्ड लगाया कि जी यहां से इतने लोग निकले थे। बड़ा साइंटिफिक डाटा होता है। इनको हमने 2 हफ्ते ट्रैक किया, उसके बाद इतने % इनमें से कोरोना का शिकार हुए इस जलसे वाले। फिर बात बनेगी, लोगों को समझाएं। इस तरह नहीं होता भाषण देने से या टेलीफोन की रिंगटोन लगाने से।
बिल्कुल जी, लोगों को समझाना भी बड़ा ज़रूरी है और लोग समझना भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे अमजद शेख साहब ने भी कहा कि तसादुम नहीं होना चाहिए, रुकावटें खड़ी नहीं होनी चाहिए, रोकना ज़बरदस्ती नहीं चाहिए, लेकिन ऑफिशियली इजाज़त भी नहीं देनी चाहिए। इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। दीगर एक्सपर्ट्स की राय भी आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल हम रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस वज़ीर आज़म के लिए कितने परेशान कुन साबित हो सकते हैं, राय लेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के मेगा प्रोजेक्ट बिलियन ट्री मंसूबे का नोटिस लेते हुए कई सवालात उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स देते हुए खैबर पख्तूनख्वा के महकमे जंगलात के सारे अमले को चोर करार दे दिया है। आज ये भी खबरें सामने आई हैं कि जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और कहा है कि उन्होंने बच्चों के असासे उस वक्त जब वो छोटे थे अपने टैक्स रिकॉर्ड में जाहिर नहीं किए, इसलिए इमरान खान को वज़ीर आज़म के दफ्तर से हटाया जाए। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस वज़ीर आज़म के लिए आपके ख्याल में कितने परेशान कौन हो सकते हैं? अभी मैं पहले कह रहा था ना कि फैसला अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, उसकी तशरीह की जाती है। अब हुकूमत कहेगी कि ये फैसला तो नहीं है, ये तो ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन वो जिस तब्दीली को पूरी पीटीआई बेच रही थी वो तो चीफ जस्टिस के एक फ़िक्र ने फारिग कर दिया कि क्या आपने बन्नी गाला में लगाए या हम कोई भेजें चेकिंग करने के लिए लोग भेजें और गूगल से सारा चीज़ें निकलवाएं आपकी कि आपने क्या काम किया है। सरीना ईसा ने जो सवालात उठाए, जहां इमरान खान साहब के उठाए, वहां उन्होंने मौजूदा बेंच के 2 मुअज़्ज़िज़ जजों के नाम भी लिए कि उन्होंने जब ये फैसला दिया 7 रुकनी जजेस ने, तो इनमें से 2 जजों ने दूसरा फैसला नवाज शरीफ पे दिया था, उसके अंदर दूसरा मौक़िफ़ था। अब ये वो काम है जो अदलिया को ही देखना है और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ठीक ठाक क्वेश्चन आ गया है कि वो जिस चीज़ को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सेल करते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और गवर्नेंस पे भी लगा दिया है। तो जवाब दें इसका। अमजद शेख साहब, देखिए बात यह है कि बिल्कुल अगर हुकूमत ने कहा कि जी हमने इतने बिलियन ट्री लगाए तो उसका चेक तो होना चाहिए, उसके बारे में पता तो लगना चाहिए कि लगाए हैं या नहीं लगाए, क्योंकि इस तरह तो गिनती हम तो नहीं जाके कर सकते, लेकिन उसका कोई ना कोई जरिया तो होना चाहिए क्योंकि उसमें पैसा खाया पिया जा सकता है। दूसरी तरफ ये है कि जो इन्होंने काजी साहब की बेगम ने जो कहा है, वहां मैं बड़ा हैरान होता हूं कि अपनी मनी ट्रेल देने के अलावा बाकी उन्होंने सारे काम किए हैं। ये भी ज्यादती कर रहा है, वो भी मेरा दुश्मन है, ये मुझे कत्ल कर देगा, फलाना चोर है, इतना कुछ सुन बैठे हैं, लेकिन एक मनी ट्रेल नहीं आई आखिर दिन तक कि वो कैसे बने थे अपार्टमेंट और कौन लेके आया था। ये अलमिया है यहाँ का। फैसल साहब, एक दफा इमरान खान साहब का एक बयान आया था कि केपीके में ना 5 अरब दरख्त जो है वो लगाए गए। 5 अरब दरख्त, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगलात है, अमेज़न के जंगलात, वहाँ भी जो है वो इतने दरख्त नहीं है। अगर आप इन दोनों जगह की सैटेलाइट जो है पिक्चर निकालें तो फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त जो है केपीके में जो है वो सूरत हाल क्या है। बहरहाल अदालत ने नोटिस लिया है, जिसमें हुकूमत का वही रवैया होना चाहिए जो मौक़िफ़ जो अपोजिशन के बारे में इख्तियार करती है कि जब हुकूमत, तो वो इस वक्त भी पे इमरान खान को नहीं तो कम से कम जो है जो उस केपीके के जो अहम लोग हैं हुकूमत के, वो तो कम से कम जो है रिजाइन करें ताकि अदालती कार्रवाई पे जो असरअंदाज ना हो सके। जी हाफिज तारिक साहब, गुजारिश ये है जी कि जो अदालत का हुक्म होगा, जो अदालत की बात होगी, उसको हुकूमत तस्लीम करेगी। जो ने कमी कोताही की है तो वो उस कमी कोताही का जवाबदेह होगा। अगर नहीं हुई तो तब भी पता चल जाएगा। जहाँ तक बात है जज साहब की, बेगम साहिबा की, तो वो अब सियासत खेल रही हैं, लिहाजा उस सियासत के नतायज क्या होंगे वो जवाब दें कि कहाँ से चीजें बनी, कहाँ से हुई। वो रोज एक बैठती हैं, कभी खत लिखती हैं, कभी जजों पे अदम एतमाद करती हैं, कभी इमरान खान को निशाना बनाती हैं। तो बहरहाल क्योंकि मैं तो डरता हूँ तो इन्हें अदालत ही ना हो जाए, जज साहब की बेगम है तो वो सियासत खेल रही हैं, लिहाजा उनका हक है कि वो जो भी कहें वो कह सकती। जी अयाज साहब, सुप्रीम कोर्ट ने किया तो बहुत अच्छा, क्योंकि इस पे बहुत अरसे से बात हो रही है, ये बिलियन ट्री मंसूबे पे। इसका नोटिस लिया,
अब जाहिर है अभी तक तो रिमार्क्स ही हैं, जब फैसला आएगा तो ऐन मुमकिन है कि वो उड़ा के रख दे सुप्रीम कोर्ट, और ये भी मुमकिन है कि उसके बाद वो बाकी सूबों को भी ये मशवरा दे रहे हो कि भाई आप भी ये काम करें, ये बड़ा अच्छा काम किया केपी गवर्नमेंट ने, इतने दरख्त लगा दिए। जाहिर है कुछ भी हो सकता है। और बाकी बेगम फाइज ईसा के बारे में क्या कहूँ, वो गैर सियासी हैं थोड़े। जी इलियास साहब, देखिए जी, 1 बिलियन दरख्त लगाने का मतलब है कि पता चलता है, इससे सैटेलाइट से ये सबूत होना चाहिए, दिखाना चाहिए कि अगर लगे हैं, अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सही नोटिस लिया, अगर इसका पता चलना चाहिए कि लगे हैं, किससे फ़ायदा हो रहा है, उससे माहौल पर क्या असर पड़ रहा है। तो इससे अगर नहीं लगे तो तब भी ये सवालिया निशान है, अगर लगे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इस पर दूसरों सूबों को भी काम करना चाहिए, इस पर अमल दरामद करना चाहिए। बाकी तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर उन्होंने दिया है बेगम साहिबा ने, तो उस पर जो अदालत जो फैसला करेगी उस पर होगा। प्राइम मिनिस्टर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कहते हैं कि परेशान नहीं होने। सही है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए पढ़ने की कोई बात नहीं। बहरहाल बिलियन ट्री मंसूबा है, सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पर खासी बरहम है, रिकॉर्ड भी तलब कर लिए गए हैं। अब ये केसेस आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वज़ीर आज़म के लिए कितने परेशान कुन हैं भी सही या नहीं। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।